प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में मिडिल ईस्ट में जारी संकट पर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि जंग का लंबे वक्त तक चलना एक गंभीर बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां युद्ध के बीच भारत मौन नहीं है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वार्तालाप में, इस पॉडकास्ट पर। आज हम देश में जो अभी स्थिति चल रही है, माहौल बने हुए हैं, लोगों में डर, घबराहट और पैनिकनेस नजर आ रही है। इसको आप जगह जगह चारों तरफ अखबार की सुर्खियों में, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर या अन्य इंटरनेट माध्यमों पर आप देख रहे होंगे। कहीं 2-2 किलोमीटर की कतारें लगी हुई हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। कोई गाड़ी में भरवा रहा है, कोई डब्बे में भरवा रहा है, कोई किसी टिफिन में भरवा रहा है, कोई किसी अन्य बर्तन में भरवा रहा है, कोई नीला ड्रम लेकर के भरवाने आया हुआ है। और लोगों में अफरा तफरी और पैनिकनेस की स्थिति बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ गई है। और यह आलम तब और घातक हो गया है और गहरा हो गया है जब अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि हमको एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है, धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, मिल करके सहयोगपूर्ण और समन्वय तरीके से चलने की ज़रूरत है। जैसे हम लॉकडाउन की स्थिति से निकले, वैसे ही हम इस पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उससे भी निपटेंगे। उनके इस संदेश ने, इस खबर ने लोगों में जो डर का माहौल को मातम में बदल दिया है, क्योंकि आम लोगों को 2016 की वो घटना याद है जब किसी को कोई खबर नहीं थी कि अचानक सुबह सुबह सुनते हैं कि नोट बंद हो गई। सबके कान चौकन्ने हो गए और लॉकडाउन की स्थिति और उसके आलम से लगभग सभी लोग परिचित ही हैं। उन बच्चों को छोड़ दीजिए जिनका जन्म अभी 1-2 वर्षों में हुआ है, उनको क्या खबर होगी। और अभी जो स्थिति गैस सिलेंडर को लेकर के है, आप अपने चारों तरफ लगभग देख रहे होंगे कि 3000 रुपये में सिलेंडर बिक रहे हैं और 300 रुपये किलो बिक रहे हैं। 250 के रात में कर दिए हैं, मिल नहीं रहा है। पूरा पड़ोसी लोग सब ऐसे घूमते रहोगे, रात में 10 बजे ले मिल ही नहीं रहे सिलेंडर कहीं। वैसे कह रहे हैं खत्म हो गया है। और यहाँ दुकानदार सब 250 रुपये और 300 के बेच रहे हैं 1 किलो। दुकानदार के पास गैस है और खत्म हो गया, कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, ना बुक हो रहा है वहाँ। और देश की अधिकांश दुकानें उन्हीं छोटे छोटे मजदूरों से, किराएदारों से, रेडी पटरी वालों से चलती है, जो कभी 2 किलो भराते हैं, कभी 3 किलो भरवाते हैं, कभी 5 किलो भरवाते हैं। क्योंकि जो संपन्न लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या पूरे देश की जनसंख्या के संदर्भ में बहुत कम है, 10% भी नहीं है। और आज यह जो माहौल और अफरा तफरी और डर बन गया है, और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा दर्द, ज़्यादा भार उन्हीं आम लोगों पर पड़ेगा। हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे। 7000 का सिलेंडर है, क्या करेगा? चाहे वो विद्यार्थी हों, बेरोजगार हों, काम करने वाले हों, दुकान लगाने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों, चाट की दुकान लगाने वाले हों, अंडा के दुकान लगाने वाले हों, छोटे छोटे ढाबे हों, होटल हों। और आप अपने आसपास गलियों में देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें, चाहे वो सब्जी हो या चाट हो, अंडा हो या मिठाई हो, सब महंगी हो गई हैं। जो चाट 15 रुपये या 20 रुपये में मिलते थे, आज वो 30 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये मिल रहे हैं।
आप किसी भी दुकान पे अगर मोल भाव करने की स्थिति में अगर पहुंचते हैं तो आदमी गैस महंगे हो गए हैं उसी का हवाला दे रहा है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की कि देश में शांति का माहौल, धैर्य और मजबूती का माहौल कैसे बनाया जाए, लोगों में विश्वास कैसे बनाया जाए। विदेश स्तर पर जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई बाधित हो गई है, उस विषम और विकट परिस्थिति से कैसे देश को निकाला जाए, लोगों को कैसे उबारा जाए, हम इन्हीं मुद्दों को जानेंगे मनु जी से। मनु जी। जी सर। जैसा कि आप जानती हैं कि 27 मार्च को प्रधानमंत्री जी देश के अधिकांश राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, और जिन राज्यों में अभी चुनाव का माहौल है और वहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, वहाँ के मुख्यमंत्री तो शामिल नहीं हो पाए। वहाँ सचिव स्तर पर वार्ता हो रही है, तो उसमें मुख्य बिंदु और आयाम क्या रहे जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी पुरानी चिर परिचित मनु शांति प्रिया। साथियों, 27 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जिस बात को रखा है, उन्होंने रखा है कि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी यानी कृत्रिम कमी को रोकने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, बस लोगों को जागरूक होना होगा। और उन्होंने कहा कि कमी केवल वहाँ है जहाँ जमाखोरी हो रही है। उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूरी ताकत से लागू करने की बात कही है, क्योंकि अगर ये एक्ट लागू होता है तो आम आदमी को अपार स्थितियों से निपटने में बहुत ही सहूलियत होगी और वो इन स्थितियों से आराम से निपट पाएंगे। मनु जी। जी सर। आप जरा ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो चर्चा की गई है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये नाम चर्चे में चल रहा है, जरा आप इसको तोड़ करके बताइए कि ताकि आम आदमी समझ जाए कि क्या है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। बिल्कुल सर, आपने सही प्रश्न किया। साथियों, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है? ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसके तहत सरकार किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर देता है, और जब वो वस्तु आवश्यक वस्तु घोषित कर दी जाती है तो सरकार उसकी कीमत, उसके वितरण, उसके स्टोरेज के नियंत्रण को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेती है और सरकार का कंट्रोल होता है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कानून है कि सरकार कुछ आवश्यक आपकी जो वस्तुएं होती हैं उनकी एक लिस्ट को इसके तहत ला देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अनाज है, दालें हैं, आपका तेल है, नमक है, आवश्यक पेट्रोल है, गैस, रसोई गैस है। तो ऐसी वो चीजें जो आम आदमी के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, उनको इसके तहत ला दिया जाता है। इसको आप एक छोटी लाइन में अगर समझना चाहे तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं, रसोई और जेब की सुरक्षा का कानून है ये। तो ये रसोई और जेब की सुरक्षा का कानून होता है, जिससे कि आम आदमी को जमाखोरी से और जो काला बाजारी है इनसे राहत मिलती है और आम आदमी परेशान नहीं होता। बहुत खूब मनु जी। अच्छा मनु जी, अभी आप देख रही होंगी कि 2 दिन पहले तक सिर्फ पश्चिम एशिया का हॉर्मुज जल डमरूमध्य चर्चे में था, लेकिन अब जो है बाब एल मंदेब जल संधि भी जो है ईरान के निशाने पर है, जो देशों को, विशेष रूप से भारत को और डरा दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बाब एल मंदेब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि वहां से एक जो चीज निकल के आएगी वो ये कि जो मीडिया में एक चीज फैल रही है, जो एक पैनिक जिस तरह से हो रहा है कि पैनिक में जनता में
फैल गई है कि अगर वहाँ भी बंद हो गया तो तेल गैस और इनकी सबकी आपूर्ति रुक जाएगी। तो उन अफवाहों को भी काउंटर करने के लिए सरकार ने बोला है कि उस तरह की अफवाहें अगर हो रही हैं तो उसको भी रोका जाएगा। तो आप सर थोड़ा सा बाल अल मंदिर पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर। बिल्कुल, मैं उसे बताने का प्रयास करता हूँ जी। आप अपने घर से, अपने खेत से, अपने गांव से परिचित होंगे, अपने शहर से भी परिचित होंगे, वहाँ आते जाते होंगे, कई राज्यों को भी जानते होंगे और गए होंगे। अगर उत्तर भारत के हैं तो दक्षिण भारत में हो सकता है कि आप गए हों, चाहे वो काम करने या तीर्थाटन करने, और आपको मोटी मोटी भारत के नक्शे की जानकारी है और समझ है। ऐसे ही जब आप विश्व के नक्शे को देखेंगे तो उसको कई हिस्सों में बांटा जाता है। उनमें से कुछ एक हिस्से हैं जैसे अफ्रीका और पश्चिम एशिया, उसके बीच में लाल सागर है। लाल सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है सप्लाई का, इंडिया से यूरोप के लिए। वहीं पर पश्चिम एशिया का एक देश है यमन, और अफ्रीका के देश हैं इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया आदि। इन्हीं के बीच का जो सकरा मार्ग है, उस मार्ग को बाब एल मंदेब जलसंधि नाम दिया जाता है। दरअसल जलसंधि क्या होती है आपको बता दें। जैसे आप नदी पार करने के लिए नाव से जाते होंगे या पुल बन गया होगा तो उससे जाते होंगे। अर्थात पुल क्या करता है, इसको एक लाइन में अगर कहें तो दो वाटर बॉडी को जोड़ने वाले जगह को या संधि को जलसंधि कहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कोई दो महासागर हैं, दो सागर। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है हिंद महासागर और लाल सागर के बीच में आपको जोड़ने वाले मार्ग को बाब एल मंदेब नाम दिया। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम व्याख्या है सर। दोस्तों ये इसलिए भी जरूरी था आपको जानना क्योंकि बार बार खबरों में इसका नाम आ रहा है, तो आप लोग, बहुत सारे लोग जो ज्योग्राफी से परिचित नहीं हैं तो उनको ये जान लेना भी चाहिए कि बाब एल मंदेब क्या चीज़ है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इस पे सर राज्य स्तर पर भी कल जो मीटिंग थी उस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई कि राज्य स्तर पर ऐसी टीमों का गठन किया जाए जो ये सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि तेल और गैस खत्म हो गया है, लोगों में पैनिक नेस जो पैदा हो रही है और लोग जो अशांत हो रहे हैं और उसके लिए पैनिक बुकिंग हो रही है कि लंबी लंबी कतारों में तेल के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, गैस के लिए लग रही हैं। तो अगर सरकार ने कुछ चीज़ों को बनाया है कि मान लीजिए गैस इतने दिन में आपको डिलीवर हो जाएगी और तेल की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, तो उस स्थिति से बचने के लिए भी राज्य स्तर पर ऐसी टीमों को बनाने की बात कही गई है। अच्छा, इसमें सर एक बात और हुई है, ग्रीन कॉरिडोर फॉर एसेंशियल्स की भी बात की है इन्होंने कल की मीटिंग में। तो सर ग्रीन कॉरिडोर फॉर एसेंशियल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रीन कॉरिडोर फॉर एसेंशियल का जो स्पष्ट, आसान और सहज आशय है वो यही कि ऐसा मार्ग जो कुछ चीज़ों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा बिना किसी बाधा के और सुरक्षित रूप से, विशेष रूप से एम्बुलेंस, कृषि उपकरण, ताकि किसानों के कार्य में कोई बाधाएं उत्पन्न न हो, चाहे उनके लिए खाद की ज़रूरत हो या बीज की ज़रूरत हो, या कृषि उपकरण चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो या इरिगेशन के उपकरण हो इत्यादि। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन, और सार्वजनिक परिवहन आप लोग सहज ही समझ रहे होंगे, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज हो, या जो आपके चौराहे पर आपके जो छोटे छोटे शहर हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ तक पहुँच के लिए जो भी छोटे छोटे साधन हैं, ऑटो चालकों का रिक्शा हो गया, जीप हो गई, टेम्पो हो गई, उनके लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता हो और एम्बुलेंस का आवागमन पर्याप्त रूप से संचालित हो। क्योंकि
यह चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए, सम्मानपूर्वक रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो कल जानकारी दी गई है कल की मीटिंग में, वो उसकी ये जो वर्तमान में अफरा तफरी चल रही है, जो लोग परेशान हैं, तो उसके लिए भी इस तरह की जो प्रायोरिटी लिस्ट सरकार ने निर्देश दिया है राज्यों को, तो वो बनाएंगे। इसके साथ ही सर पोस्टल सिक्योरिटी की भी बात उन्होंने कही है कि जैसे खासतौर से आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका जैसे राज्य जो है जहाँ पे पाइपलाइन है और रिफाइनरीज हैं, तो उनकी सुरक्षा की बात इसलिए कही गई है कि इन पे कोई भी बाहरी हमारा दुश्मन कोई भी उन पे हमला ना कर सके, तो ऊर्जा सुरक्षा इनकी विशेष निगरानी और विशेष सुरक्षा की बात कही गई है। और इसके साथ ही एक और पॉइंट सरकार ने कहा है कि राज्य सहकारी संघवाद का जो है पालन करे, राजनीति को दरकिनार रखते हुए। इस समय चूंकि आपात स्थिति है और जिस तरह से आप लोग जान ही रहे हैं कि युद्ध अभी भी चल रहा है और कोई भी इसका अभी और छोर दिख नहीं रहा है कि कब खत्म होगा और कब ये स्थितियां नॉर्मल होंगी। तो सहकारी संघवाद की भी बात कही है। तो सर मैं चाहूँगी कि आप सरकारी संघवाद को थोड़ा सा स्पष्ट करें, जैसे हमारे दर्शकों जो लोग पॉलिटी से परिचित नहीं है, विशेष रूप से राजनीति के बारे में जिनकी समझ उतनी गहरी नहीं है, तो उनके लिए सहकारी संघवाद क्या है? ये एक टर्म तो है, लेकिन सहकारी संघवाद को आप कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल मोनू जी, मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। जी सर। सहकारी संघवाद का बहुत जो सीधा मतलब है कि साथ साथ मिलकर के सहयोग करते हुए, बिना टांग अड़ाए हुए काम करना, और जो मुख्य बात है, मुख्य व्यवस्था है, उसमें विश्वास रखना। इसको दूसरे शब्द में कह लें कि राज्य और केंद्र आपस में नीतियों का पालन, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस तरीके से करें कि देश का विकास शांतिपूर्वक, संतुलित रूप से होता रहे। बहुत ही उत्तम व्याख्या सर, और आम आदमी के समझ में मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से ये बात आ जाएगी कि सहकारी संघवाद क्या है। इसी के साथ एक जो कल की बैठक में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की है, वो है कि पैनिक बाइंग पे रोक लगाएं। मतलब इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति है, उसने 5 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 2 सिलेंडर ऐसा भरवा के रख लिया है, या वो टैंकर पूरा खरीद के तेल का ले आ रहे हैं कि हाँ इमरजेंसी ऐसी होगी, तो उसको देख करके आप भी जाकर के वही ना करने लगें। और ये स्थिति बनी हुई है कि लोग, कोई एक व्यक्ति जाकर के सिलेंडर ले आता है कि हमने 2 स्टोर करके रख लिए, तो दूसरा भी उसी तरह से फिर जाकर बुकिंग कर रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, एजेंसी पे जाकर के झगड़े हो रहे हैं, या तेल को खरीदने के लिए एक लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। तो इस तरह की पैनिक बाइंग से बचना है। आप चीजों को उतना ही खरीदिए जितनी आपकी आवश्यकता है। बस ये है कि जागरूकता के साथ ऐसा ना हो कि आप जागरूक नहीं है अपनी चीजों के प्रति, जागरूक होकर के काम करिए। और खास तौर से अपने आस पड़ोस के लोगों को, या वो लोग जो अक्षम हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, तो उनको भी मदद कीजिए। एक बेहतर पड़ोसी बनने का प्रयास कीजिए आप सारे लोग। तो ये सारी कुछ कल की बैठक की ये सारी कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने बताई आपको, और मुझे लगता है कि आप तक हमारी बात पूरी पहुंच गई होगी और आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट का सार यही है, कोराम बाहर कम, हमारे दिमागों में ज्यादा। सरकार अपना काम कर रही है, सेना सतर्क है और कूटनीति के स्तर पर भारत अपनी जगह बना रहा है। तो साथियों, उम्मीद है आज की चर्चा ठीक लगी होगी आपको, और हम जल्द ही 1-2 दिन में मिलते हैं फिर किसी मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।